नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हेमंत कुमार, रेलवे टेक्नीशियन, भारतीय रेल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जो भारतीय रेल में इंटरेस्टेड हैं, इंडियन रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं, जो टेक्नीशियन का जिन बच्चों का पैनल के अंदर नाम आ चुका है या जो एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी वीडियो देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मालूम चले कि आपने पूरी साल बेहतरीन तरीके से तैयारी करी, एग्ज़ाम पास आउट किया, लास्ट में मालूम चला कि आप मेडिकल के लिए अनफिट हो गए हो, तो बड़ी ठेस पहुंचती है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्या हम मेडिकल में बाहर हो सकते हैं। जिन बच्चों का मेडिकल और डीवी की लिस्ट में नाम आ गया है उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो जो है ना दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो इंडियन रेलवे के मेडिकल मैनुअल के हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन है और नई इन्फॉर्मेशन है जिस हिसाब से अभी टेस्ट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। दोस्तों, डीवी के एंड, क्योंकि डीवी का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, काफ़ी लोगों ने देखा, बच्चों के डाउट्स भी आए और बहुत बच्चों के डाउट्स मुझे उम्मीद है क्लियर भी हो गए होंगे। लगभग मैंने प्रयास किया है हर एक कमेंट का और व्हाट्सएप से हर एक बच्चे का डाउट क्लियर करने का, तो हो भी गया है। अब आज का जो वीडियो है वो है मेडिकल के डाउट्स का। हर चीज़ बताऊंगा, क्या क्या आपके मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे, कैसे कैसे आप लोग वहाँ बच सकते हो, क्या क्या आपको टेस्ट करवाने हैं, घर से या बाहर से टेस्ट करवा के क्या क्या लेकर के जाना है, वहाँ कैसे कैसे टेस्ट होंगे। ठीक है, हर्निया, हाइड्रोसिल क्या इनमें बाहर हो सकते हैं, पाइल्स की वजह से क्या बाहर हो सकते हैं, आँखों के कौन कौन से टेस्ट होंगे, चेस्ट का एक्सरे होगा या ईसीजी भी होगा, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो सारे डाउट्स को क्लियर करने से पहले सबसे पहले अपन चलते हैं दोस्तों आँखों की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? आँखों में आँखें मिला करके देखेंगे तो दोस्तों कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड वो है, आपने पोस्ट फिल करी थी, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है या B4 है। कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड की आपकी पोस्ट है, उस हिसाब से आपकी आँखें जांच करी जाएगी। थोड़ा सा जूम कर दूं मैं अगर, तो कुछ यूँ सीन बनता है कि A1 के जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दोस्तों बड़े काम की चीज़ है। ये क्लियरली विजिबल आ रहा है आपको, PDF से उठाया हुआ चीज़ है, कोई ना, नहीं आ रहा है विजिबल, हल्का फुल्का ब्लर दिख भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें खराब है, ये बोर्ड और लाइटिंग का और PDF का असर है। फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब फिजिकल फिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी के हाथ में दिक्कत है, अंगुली में दिक्कत है, किसी को एक कान का ऑपरेशन हो रखा है, हर एक पॉइंट को इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, किसी की 6 उंगलियां हैं तो क्या होगा, सब चीज। तो फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। ये क्या होता है? ये वो टेस्ट होते हैं दोस्तों जो आपके हाइड्रोसिल, हर्निया, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और बाकी अदर बॉडी के टेस्ट करे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन आंखों की बात करते हैं। विजुअल स्टैंडर्ड डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए। नियर विजन जो है वो 0.6/0.6 होना चाहिए, वो विदाउट ग्लास। यानी कि A1 स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें चश्मा अलाउ नहीं है, चाहे चश्मा आपके 0.25 नंबर का ही लगा हो। बोले सर मेरे 0.25 नंबर का चश्मा लगा है, मैं लगा करके नहीं जाऊं, तो वो टेस्ट करेंगे दोस्तों। मशीन के ऊपर जब डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर चिन्ह रखवा करके एक पॉइंट को देखने को बोलता है, कुछ वही टेस्ट वहाँ किए जाएंगे और वो अपने आप आपके नंबर निकाल लेंगे। उसके अलावा आपको कलर विजन टेस्ट पास क्या करना है, क्या होता है उसकी बात आगे करेंगे। बाइनोक्यूलर टेस्ट करना है, फील्ड विजन टेस्ट करना है और नाइट विजन टेस्ट पास करना है। ये सारे विदाउट ग्लास और विदाउट एनी
इंस्ट्रूमेंट सिंपल नॉर्मल आंखों से, तब आपको A1 मिलेगा। A2 के अंदर सारे टेस्ट जो A1 में होते हैं वही होते हैं, लेकिन डिस्टेंस विजन 6/6 था वहाँ पे, और यहाँ पर 6/9 है, वो भी विदाउट ग्लास के। बाकी सारे टेस्ट सेम चलेंगे। A3 के अंदर क्या होता है दोस्तों, ऊपर A1 A2 वाले सेम चलेंगे, लेकिन 6/9 का जो स्टैंडर्ड है वो विदाउट ग्लास होना चाहिए, और विद ग्लास भी हो सकता हो। आपके चश्मा अलाउ है। कहाँ से स्टार्ट होता है चश्मा दोस्तों, चश्मे के नंबर स्टार्ट होते हैं आपके A3 मेडिकल से, ठीक है। यानी कि आपके कोई भी चश्मा लगा हुआ है और आपका विजन 6/9 का है, तो आपको फिट मिलेगा A3 में, ठीक है। चले आगे। और नियर विजन जो है वो वही 0.6 है, वो विदाउट ग्लास होना चाहिए। यानी कि जिसको दूर की दिक्कत है वो लोग A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड ले सकते हैं, बट 6/9 होना चाहिए। अब बात करते हैं B1 की। B1 में क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस विजन 6/9 या फिर 6/12 का होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास। लेंस जो है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको कलर विज़न, बाइनोक्यूलर विज़न, फील्ड विज़न, नाइट विज़न सारे टेस्ट पास करने हैं। विज़न टेस्ट सारे पास करने हैं। A3 और B1 मिलता है केवल आँखों पर चश्मे के आधार पर। A3 में 6/9 चलता है विद ग्लास, और B1 में 6/12 चलता है विद ग्लास, बट पावर जो है आपकी आँखों की 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। B2 में भी सेम 6/9 6/12 है, विद विदाउट ग्लास है। इसके अंदर एक टेस्ट कम हो जाता है, कौन सा वाला, केवल टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन चेक करना है आपको, ठीक है। आपका बाइनोकुलर टेस्ट नहीं होता है, नाइट विजन टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर C1 में क्या होता है, 6/12 या फिर 6/18 तक का चश्मा चलेगा, और नियर विजन चलेगा। वैन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। C2 में भी यही है, इसके अंदर आपके कोई टेस्ट नहीं होंगे। मतलब C3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों, उसमें क्या होगा आपको, अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। जो C3 मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों, C2 सॉरी, उसमें क्या होगा, डिस्टेंस विजन 6/12 है, विद और विदाउट ग्लास, नियर विजन ये होना चाहिए, और इसके अंदर किसी प्रकार का आपका आंखों का और अन्य टेस्ट नहीं किया जाता, केवल विजन टेस्ट केवल आंखों के नंबर देखे जाते हैं। चलते हैं आगे की ओर। और कौन कौन से टेस्ट होने हैं, इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड और हैं, और वो स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों, A3 B1 B2 मैंने आपको बता दिया, मेरे सारे विज़न मैंने आपको बता रखे हैं। अब बात करते हैं मेडिकल मैनुअल के बारे में। मैंने शुरुआत में कहा था दोस्तों कि फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ ये होता है, कुछ सिंपल टेस्ट। और टेस्ट कौन से वाले, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियरली दिख नहीं रही होगी, PDF से मैंने कॉपी करके उठाई है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। फिजिकल फिट में क्या होता है दोस्तों, मानसिक यानी कि आपका दिमागी रूप से संतुलन सही होना चाहिए। गुस्सा वहाँ पर बाद में कर लेना। मेडिकल जब आप दे रहे हो, बिल्कुल शांत मन से, शांत स्वभाव से, जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वैसे वैसे करना है, ऐसे नहीं करना। सर मेरे दोस्त के वहाँ तो पहले आँखों का टेस्ट हुआ था, बाद में एक्सरे हुआ था, आप पहले एक्सरे क्यों करवा रहे हो, गलत बात है ये। आपको कुछ नहीं बोलना, करवाने का काम उनका है कि मेडिकल कैसे करना है। आपका काम केवल इतना है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, वो काम करने हैं। उसके बाद में फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि आप नॉर्मली फिट होने चाहिए, आपको बुखार नहीं होना चाहिए, जुखाम नहीं होना चाहिए। जुखाम बोले सर ये क्या बोल दिए हो दोस्तों, फिजिकल फिट का मतलब यही होता है कि जुखाम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो वो लंबी बीमारी नहीं है, उसमें आपको छूट दे दी जाती है। उसके बाद में नियुक्ति की कर्तव्यों के प्रभावी पालन में बाधा उत्पन्न नहीं करें, यानी कि आप जिस पोस्ट पर सेलेक्टेड हो
उस पोस्ट की किसी भी प्रकार का आप कार्य बेझिझक तरीके से कर लो, ये चीज़ होती है फिजिकल फिट। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं परीक्षक प्रत्येक मामले में सामान्य शारीरिक परीक्षा के दूसरे दायरे के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो आपके डॉक्टर्स होंगे वो स्वविवेक से कार्य करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। आप कहोगे सर मैंने बाहर आंखें चेक करवाई थी, मेरी बाहर टेस्ट 6/12 था, आप 6/18 क्यों बता रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा। आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हो सर प्लीज़ मेरी आंखों में दिक्कत है। ये पॉइंट नोट करते जाना दोस्तों, भूल जाते हो आप लास्ट टाइम पर। सर मैंने बाहर चेक करवाई थी, ऐसा आपको कभी नहीं कहना। आपको केवल इतना कहना है सर मेरे डॉक्टर की एक पर्ची थी, मैंने दिखाया था, उन्होंने मुझे 6/12 बताया था, हो सकता है मेरा नंबर बढ़ गया हो, लेकिन सर अभी मेरे आंखों में थोड़ी जलन सी हो रही है, थोड़ा मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके फिर टेस्ट देना चाहता हूँ। बिल्कुल आपको रेस्ट दिया जाएगा, आंखें धोने का मौका दिया जाएगा, आराम से पढ़ो, आराम से देखो। तो उसके अलावा आपका वज़न भी टेस्ट होगा, छाती की परिधि का माप दर्ज किया जाएगा, त्वचा संयोजी उत्तक, परिसंचरण, श्वसन, पाचन तंत्रिका, जननांग, कंकाल पेशी प्रणाली की ऐसी जांच की जाएगी जो आवश्यक समझी जाए। ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। यानी कि देखो मेडिकल का मतलब होता है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि आप हर प्रकार से फिट होने चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि टेक्नीशियन हो तो टेक्नीशियन का काम भी करना पड़ेगा, और जब टेक्नीशियन का काम करोगे तो फिट तो होना पड़ेगा। कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है? हार्ट का, जिसको अपन ईसीजी बोलते हैं, आगे बात करेंगे कैसे करते हैं। लंग्स का कैसे टेस्ट करते हैं बताएंगे। दांतों मसूड़ों का टेस्ट, ये नॉर्मली कोई करता नहीं है, क्योंकि आपसे जब डॉक्टर बात करता है वो देख लेता है भाई ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेट की बीमारी कोई सबूत है, ये चेक वैसे नहीं करते हैं। हर्निया वेरी वेल चेक कर लिया जाता है। जल वृषण, जिसको अपन हाइड्रोसेल बोलते हैं, वो। वेरिकोज वेन्स दोस्तों एक बड़ी चीज़ है, बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे वेरिकोज वेन्स का कि सर मेरी नसें फूली हुई है, उसी को वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, या पाइल्स की समस्या है, ये चीज़ें आपकी वहाँ देखी जाएगी। ठीक है, जोड़ों में मुक्त गति है, आप इजीली चल फिर रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं फिजिकल हैंडीकैप्ड हूँ तो मुझे बाहर कर देंगे, नहीं, आपको उसी स्टैंडर्ड की जॉब दी जाएगी। क्या कोई चर्म रोग है? ये वैसे टेस्ट नहीं होता है। कानों से सुनने का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर चेक करते हैं कि आप अच्छे से वेरी वेल तरीके से सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो। सर नहीं सुन पा रहा मैं, तो फिर क्या होगा, कौन सा टेस्ट देंगे उसकी बात बाद में करेंगे। क्या कोई बोलने में दोष है? सर मैं हकलाता हूँ, बाहर नहीं करेंगे। आँखों में कोई संक्रामक रोग है या कोई अन्य स्थिति है जिससे दृष्टि क्षीण होने की संभावना है, यानी कि भविष्य में आपको अंधापन का खतरा है, तो आपका चेक किया जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, अब इनके टेस्ट कैसे कैसे करते हैं वो अपन आगे बात करेंगे। पहले एक बार अपन मोटा मोटा मेडिकल मैनुअल देख लेते हैं। श्रवण यानी कि हियरिंग टेस्ट करा जाएगा, आपका सुनने का टेस्ट किया जाएगा, आपकी बोलने की आवाज़ का भी टेस्ट किया जाएगा, आपकी बोलने की आवाज़ का भी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, परीक्षक क्या करेगा, किसी भी सामान्य बातचीत की आवाज़ में बात करेगा। परीक्षार्थी नीचे दिए गए नोट में दर्शाई गई दूरी पर होगा और परीक्षक की ओर पीठ करके बैठेगा। कानों का टेस्ट अलग से दूसरे कान को बंद करके या बरेनी की सीटी का उपयोग करके किया जाएगा यदि वह उपलब्ध है। यानी कि होता क्या है इसमें, इधर से टेस्ट करेंगे, वो आपसे कुछ पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे मेरा ये नाम है, कितने भाई बहन हो। वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साउंड से बोलता है और मालूम करता है डॉक्टर कि आपको वो चीज़ इतनी दूरी से सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है। अब यहाँ कुछ बच्चों के डाउट ये होते हैं कि सर मुझे सुनने में दिक्कत है, मेरे एक कान में दिक्कत है, क्या मुझे बाहर कर देंगे? बाहर नहीं करेंगे। आप बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर वो आपका मेडिकल क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो ए कैटेगरी के लोग हैं, ध्यान देना दोस्तों, अब बच्चों के मन में क्या होता है, सर अगर मेरे आँखों की वजह से ही A1 A2 डिसाइड होता है या किसी और वजह से भी, तो यहाँ पे आ जाओ। जो ए कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जो ए कैटेगरी के लोग हैं
मेडिकल स्टैंडर्ड जिनको ए मिलेगा, कौन सा मेडिकल, देखो मैंने आपको अभी बताया था ना, A1 A2 B1 B2, उनको किसी प्रकार का श्रवण यंत्र यानी कि कान में लगाने की जो मशीन होती है उसका उपयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आप उस मशीन के द्वारा सुन पा रहे हो तो आपको A1 या फिर B1 या मैं कहूँ A और B दोनों मेडिकल फिट नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि जो B1 और B2 के मुख्य चिकित्सा निदेशक हैं उनके कहने के आधार पे आपको छूट दे दी जाएगी, मतलब इसमें आपको कोई बाहर नहीं करेगा, ठीक है। वाणी का यानी कि जो स्पीकिंग टेस्ट होता है, हकलाना एक गंभीर दोष नहीं माना जाना चाहिए। बड़े काम की चीज़ें, जिन लोगों को बोलने में थोड़ी समस्या होती है, हकला करके बोलते हैं, उन लोगों के भी डाउट थे कि सर मुझे बाहर कर देंगे क्या, नहीं, लिखा हुआ है स्पष्ट कि हकलाना एक गंभीर दोष नहीं माना जाना चाहिए जो किसी उम्मीदवार को लिपिकीय कर्तव्यों के अयोग्य ठहराता हो, विशेष रूप से ऐसे उम्मीदवारों के लिए जिन्हें जनता के सीधे संपर्क में नहीं आना पड़ता। आप टेक्नीशियन की पोस्ट पर हो या एलपी की पोस्ट पर हो, आपको कहीं 5 आदमियों के सामने खड़े होकर के ऐसे नहीं बोलना, प्यारे मित्रों, समझ रहे हो, भाइयों बहनों। तो इसलिए हकलाना एक दोष नहीं है, उसके लिए आपको अनफिट नहीं करेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, सिर पर चोट, जो A1 A2 और A3 कैटेगरी है, ऐसे उम्मीदवार या फिर जो सेवारत कर्मचारी हैं, जब वे चिकित्सा परीक्षा या पुनः परीक्षण परीक्षा के लिए आते हैं तो उन्हें घोषणा देनी चाहिए कि क्या उन्हें पहले सिर में चोट लगी थी, और यदि ऐसा है तो मामले का इतिहास, भले ही घोषणा के समय पूरी तरह से ठीक हो गया हो, आपको देना पड़ेगा। आपके सिर में कोई गंभीर चोट आई थी, कभी बहुत पहले 10 साल पहले आई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, वो आपसे ये पूछेंगे कि क्या आपको सिर में चोट आई थी, तो आपको बताना है हाँ सर आई थी, और आई थी तो कब आई थी, और सर मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसके लिए वो आपको घोषणा पत्र भरवा लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। स्मृति हानि यानी कि जो मेमोरी लॉस के कुछ विद्यार्थी हैं, पिछले इतिहास वाले व्यक्तियों के मामले में एक पूर्ण न्यूरोलॉजिकल परीक्षण और एक न्यूरोलॉजिस्ट के एक फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर आपके पहले चोट लगी थी और आपको मेमोरी लॉस हो गई थी, यानी कि आपकी याददाश्त खो चुके थे, तो फिर जो डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर, कोई भी बाहर के न्यूरोलॉजिस्ट है ना, उनसे एक फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लाना होगा कि हाँ इस व्यक्ति की मेमोरी लॉस हुई थी लेकिन ये अब फिजिकली फिट है। या फिर मेंटली कोई दिक्कत हुई थी तो, लेकिन ये सभी के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। ऐसे व्यक्ति जो विकलांग हैं, अर्थात अंधे, बधिर, मूक बधिर और अस्थि विकलांग व्यक्तियों, प्रत्येक श्रेणी के लिए C और D समूह में 1% ये चीज काम की नहीं आपके। इसमें क्या कर रहे हैं, ये लगाना चाहिए और यह है सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति नुकसान पहुंचे बिना हो, शारीरिक विकलांगता में काम उत्पन्न की हो। हाँ, तो जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए है कि आप अगर फिजिकल हैंडीकैप हो तो उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और कुछ ध्यान नहीं देना इसके अलावा। रोज ये टेस्ट नहीं होता है क्योंकि आप ऑलरेडी सर्टिफिकेट लेकर के जा रहे हो डॉक्टर से। रोजगार में आरक्षण के प्रयोजनार्थ शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। या तो वे अंधे लोग हैं जो निम्न में से किसी एक स्थिति से, दृष्टि का पूरा अभाव है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कुछ पोस्ट उनके लिए भी तो है, या लेंस के साथ देख रहे हैं, या फिर दृष्टि की सीमा 20 डिग्री या इससे अधिक का कोण बना लेती है। ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। बहरे वो लोग होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता जीवन के सामान्य उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती, वे किसी भी स्थिति में प्रवर्धित भाषण के साथ ध्वनि नहीं सुन पाते हैं, ये ना ही समझ पाते हैं। इस श्रेणी में वे लोग शामिल होंगे जिनकी सुनने की क्षमता बेहतर कान में 90 डेसिबल से अधिक है, बेहतर कम है यानी कि 90 डेसिबल से अधिक है, या दोनों कानों में सुनने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है। अस्थि विकलांग, तो जो हियरिंग टेस्ट है वो उसके बेस पे बता देंगे आपको कि आप A1 में आओगे या फिर नहीं आओगे।
अस्थि विकलांग यानी कि कोई शारीरिक दोष है जिनके कारण हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों के सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। इसके लिए भी दोस्तों आपको बाहर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको मेडिकल क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये कोई काम के नहीं है वैसे। चलते हैं अब A1 जो स्टैंडर्ड है उन बच्चों के लिए यूरिन टेस्ट। हालांकि ये यूरिन टेस्ट दोस्तों सभी बच्चों का कर लेते हैं वो लोग। सभी बच्चों का जब वो यूरिन टेस्ट करेंगे तो इसमें क्या क्या चेक करेंगे उसकी बात मैं भी आगे करूँगा, ठीक है। इसमें डायबिटीज़ चेक करते हैं या और कुछ जांचें भी की जाती हैं। उसके अलावा आप किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए। वे स्वयं नियुक्ति के कर्तव्यों में कुशल, निष्पादन ठीक है। यानी कि आपको यौन संक्रमण जैसे कि HIV, गोनेरिया, सिफिलिस ऐसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। फुफ्फुसीय तपेदिक TB नहीं होना चाहिए। ट्रेकोमा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई अन्य संक्रामक यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो वो रोग नहीं होना चाहिए, कुष्ठ रोग नहीं होना चाहिए। और अगर है तो भी दोस्तों बाहर नहीं करते हैं, वो क्राइटेरिया चेंज करते हैं फिर आपका। ये क्लियरली विजिबल नहीं है 101%। PDF में ही डाउट था इसमें। अरे दिख रहा है तो क्या बात है। देखो अब जो बच्चों का डाउट था कि क्या सर हर्निया या फिर वेरिकोज वेन्स के लिए हमें बाहर कर देंगे, जरा इसको पढ़िए आप लोग। हर्निया और स्पष्ट रूप से चिन्हित वृषण कोश, ध्यान देना, जल वृषण जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या दोस्तों, जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, जिसको बोलते हैं अपन, अरे क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल। या फिर वेरिकोज वेन्स जिनकी पैरों की नसें और हाथों की नसें बहुत बाहर आ रखी होती है। या फिर बवासीर जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाइल्स। ऐसी स्थितियों का ऑपरेशन द्वारा इलाज संभव है। ध्यान देना, ऐसी स्थितियों का ऑपरेशन द्वारा संतोषजनक ढंग से इलाज किया गया हो, उनके पूर्व अस्तित्व का सबूत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी कि मान लो कभी पहले आपको पाइल्स थी, कभी पहले आपको हाइड्रोसिल थी, या फिर वेरिकोज वेन्स की दिक्कत थी, तो अब आपको मेडिकली अनफिट नहीं किया जाएगा। अगर आप अब पूरी तरह से स्वस्थ हो, आपको ना वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है, आपको ना हाइड्रोसिल की दिक्कत है, ना आपको पाइल्स की दिक्कत है। अगर है तो फिर क्या करेंगे उसकी बात रुकिए, मैं बताऊंगा अभी। अंडकोश का उतरना बंद होना, पेट के अंदर की स्थिति होने में वृषण हर्निया से संबंध नहीं होना अस्वीकृति का कारण नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी को हर्निया है तो भी बाहर नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, टाइम देंगे आपको। पेट की दीवार या जांघ में हर्निया ये सब कुछ है अगर, तो फिर आपको बाहर नहीं करेंगे। अगली बात करते हैं किसकी, ये नहीं, यूरिन टेस्ट हो गया ना। ये 30 वर्ष का कोई मैटर नहीं है, डॉक्टर क्या चेक कर लेता है वैसे सभी का लगभग। दृष्टि का मैंने बता दिया आपको, विजन टेस्ट। उसके अलावा 4D से अधिक है, 1 मिनट, ये भी आपके काम का नहीं है, ये उनके काम के हैं जो ऑलरेडी सेवा में हैं। नाइट विजन। देखो दोस्तों अब बात करते हैं, मान लो कोई बच्चा A1, A2, B1, B2 कैटेगरी का बच्चा है, या ऐसे मान लो कि आपने पोस्ट केवल A वाली सेलेक्ट करी है जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड केवल A है, और अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी है तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अगर आपने A1, A2, A3 और B1 इन कैटेगरी की पोस्ट फिल करी है, इनके लिए एलिजिबल हो,
और आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात्रि का अंधपन है, जिसको अपन रतौंधी बोलते हैं, तो आपको फिर वो मेडिकली अनफिट कर देंगे। ऐसे ही A1, A2, B1, A2, A3 और B1 के कर्मचारियों की भी जांच की जाएगी। मंद प्रकाश में दोष प्रतीत होता है। जिनको कम दिखाई देता है, कम दिखाई देता है मतलब नाइट ब्लाइंडनेस है, नहीं ये क्या है, हाँ वो सेम टेस्ट है, ठीक है। फिर A1 के रेलवे कर्मचारियों को यह निश्चित करने के लिए आज जांच की जाएगी कि दृष्टि क्षेत्र गंभीर रूप से सीमित तो नहीं है। इस संबंध में किसी भी भौतिक असामान्यता का अस्तित्व उम्मीदवार को सेवा में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर देगा और सेवारत कर्मचारियों के मामले में परीक्षा की राय में घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर है द्विनेत्रीय लेंस। इन सब की बात मैं ढंग से करूँगा, अभी 1 मिनट रुक जाओ आप, है ना, अब एक बार मोटा मोटा सा पढ़ लो आप। बाइनोकुलर टेस्ट में अगर पाया गया फेल तो अयोग्य घोषित, मतलब अगर बाइनोकुलर प्रॉब्लम है आपको तो फिर आपको क्या नहीं देंगे, आपको A1, A2 और B1 नहीं देंगे, A का कोई नहीं देंगे और B1 नहीं मिलेगा आपको। दोषपूर्ण द्विनेत्रीय दृष्टि उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। ध्यान से पढ़ना, जिन लोगों को बाइनोकुलर प्रॉब्लम है उन लोगों को, अब सर बाइनोकुलर टेस्ट क्या होता है बताते हैं, रुक जाओ। कर्मचारियों को A1, A2, A3 में किसी भी पद के लिए उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। दोषपूर्ण द्विनेत्रीय दृष्टि से पीड़ित ऐसे व्यक्ति की तिथि पर ध्यान दिए बिना सेवा के दौरान किसी भी तो सेवा वालों के लिए है, ये भी नहीं है। मेसोपिक विजन क्या होता है, AL से B1 या A1 मान लो से B1 के कर्मचारियों की जांच की आंख के सामने लैंडॉन्ट बोर्ड के ऊपर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 200 वाट का बल्ब लगाकर चमकदार रोशनी में की जा सकती है। मौजूदा अंधेरे कमरे में लगाए जाने वाले प्रकाश बिंदु की मदद से उम्मीदवार और कर्मचारी की जांच करके चमक के प्रति प्रतिक्रिया और रिकवरी समय को नोट किया जाना चाहिए। देरी से रिकवरी मोतियाबिंद का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। इस संबंध में एक रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा निदेशक को हर 2 साल में भेजी जानी चाहिए। होता क्या है दोस्तों, अगर जो आँख की पुतली है, होता क्या है कि जब अपन बहुत ज़्यादा रोशनी से थोड़ी कम रोशनी वाले में कमरे में आते हैं तो हमें कुछ देर के लिए सब कुछ दिखाई नहीं देता है या क्लियरली दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बाहर की तेज़ रोशनी में हमारी आँख की जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है, और जैसे कम रोशनी में आते हैं तो वो सिकुड़न जो है वो खुलना चाहिए। अब यहाँ क्या बता रहा है, अगर वो देरी से खुल रहा है, बहुत देर तक आपको साफ नहीं दिख रहा है, तो आप मोतियाबिंद की समस्या से ग्रसित हो सकते हो। इसको बोलते हैं मेसोपिक टेस्ट, ठीक है। तो ये किन किन लोगों को नहीं देंगे, B1 श्रेणी के उम्मीदवारों को, ठीक है। A1 को तो मिलेगा ही नहीं और B1 वालों को भी बाहर कर दिया जाएगा इसमें से। फिर बात करते हैं फंडस टेस्ट, ये भी आँख का टेस्ट होता है। A1 के सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है। फिर C1 के लिए लेंस की क्षमता 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए, हो गया। फिर ये कर्मचारियों का हो गया। ठीक है, ये भी आपके काम का नहीं है। अवशिष्ट दृष्टि क्या होती है, नग्न आंखों से दृष्टि। A1, A2 के लिए प्रत्येक आंख में 6/60 से कम अवशिष्ट दृष्टि में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि 6/60 से परे भी छूट दी जा सकती है, 6/60, लेकिन लेंस की शक्ति 4D से, ये 4D बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे ज़्यादा का पावर नहीं होना चाहिए आपके पास। बाकी और देखो क्या लिखा हुआ है, मुख्य चिकित्सा निदेशक के विवेक पर डिपेंड करता है। जो कर्मचारी ऑलरेडी भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं उनको चिकित्सा श्रेणी में कुछ छूट दी जा सकती है, समझ रहे हो। यानी कि आप जब रेलवे के अंदर भर्ती हुए थे उस समय जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड था, अगर उससे कम वाला अभी आ रहा है तो डॉक्टर आपको वो वाला मेडिकल स्टैंडर्ड दे सकते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी कर्मचारी हो। रेडियल केराटोटॉमी क्या होती है, इसमें आपको जो आँख होता है उसका रेडियस चेक करते हैं। ये भी A1, A2, A3 और B1 के काम कर्मचारियों के लिए रेडियल केराटोटॉमी करवाया जाता है।
उन्हें राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अन्य ट्रेनों में काम करने के लिए पात्रता सिद्ध होती है, यह आपके काम का भी नहीं है दोस्तों। मोतियाबिंद, अगर किसी को मोतियाबिंद है, वैसे किसी को होगा नहीं क्योंकि ये उम्र के हिसाब से आता है और आप लोग अभी उस उम्र पर नहीं पहुँचे हो कि आपको मोतियाबिंद आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टेस्ट की। ठीक है, मैंने कहा था लास्ट में ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप कंप्लीट डिटेल देखोगे। दोस्तों होता क्या है, टेस्ट का सीक्वेंस कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये पार्ट 2 बना दोगे इसका। एक मिनट, चलो ठीक है, इसमें करते हैं बात। होता क्या है कि टेस्ट का जो सीक्वेंस है, मैं मान लो पहले आपका एक्सरे करवा लें, बाद में आपकी ईसीजी करवाएं, कई जगह पहले ईसीजी करवा लें और बाद में एक्सरे करवाएं। ठीक है, तो बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर आपकी शुगर टेस्ट की जाती है। अब किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो किसी को बाहर नहीं करेंगे दोस्तों, वो डायबिटीज़ जो है सॉल्यूशन है, लेकिन आपको मेडिकल स्टैंडर्ड डॉक्टर अपने विवेक से चेंज कर सकता है अगर ज़्यादा डायबिटीज़ आ रही है तो। नॉर्मली भूखे पेट चेक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल देते हैं कि आपको भूखे पेट हो या खाना खाने के बाद में आए हो, तो उस हिसाब से उसका लेवल भी चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बीपी नॉर्मल रहनी चाहिए। यूरिन टेस्ट देखते हैं। अब दोस्तों यूरिन टेस्ट में क्या होता है कि वो ये देखते हैं, नॉर्मली अपन जो बात करते हैं, आपके यूरिन का जो कलर है वो येलोइश यानी कि पीले रंग का नहीं होना चाहिए, साधारणतः कम पीला या फिर रंगहीन होना चाहिए। वो एक स्वस्थ यूरिन या फिर स्वस्थ शरीर की ओर इंडिकेट करता है आपको। फिर आता है ईसीजी। तो अच्छा, यूरिन का कलर अगर आपका येलो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा यूरिया बन रहा है और इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा पानी भी नहीं कि आपको हर 10 मिनट बाद में वॉशरूम जाने की आवश्यकता हो। उसके बाद में ईसीजी करते हैं। ये जनरली दोस्तों एएलपी वालों के लिए करते हैं या फिर जिनको ए कैटेगरी का टेस्ट देना होता है उनके लिए वो यूरिन टेस्ट ईसीजी टेस्ट करते हैं। वो हार्ट की ईसीजी होती है। ठीक है, किसी को गड़बड़ आती है तो भी बाहर नहीं करते, रीमेडिकल हो जाता है और दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवा लेते हैं। इतना आराम से आपको बाहर कोई नहीं करेगा। फिर आता है कलर विज़न। कलर विज़न में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप सब लोगों को मालूम होगा, सब लोग पढ़े लिखे हो आप। कलर विज़न में वो एक फाइल रखेंगे या एक ब्लरिश सा जो रखेंगे, ऐसा कुछ होगा दोस्तों। इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बुक या फाइल होगी उनके पास जिसमें कुछ ऐसा लिखा होगा। वो आपसे पूछेगा इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ के बताना भाई क्या लिखा हुआ है। जैसे ये तो साफ दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसा है मान लो, तो आपको बताना है इस पर कितने नंबर लिखे हुए हैं। बोले सर 1 और 2 यानी कि 12 लिखे हुए हैं। या तो वो नंबरिंग हो सकती है या फिर वो आपको ये बोल सकता है कि आप इस पर नंबर जो लाइन बनी हुई है उसके ऊपर आप उंगली फेर के बताओ। जैसे कि कहाँ गया यार, मिल जा रहे। जैसे ये कितना लिखा हुआ पूछ लेगा आपसे, बोले सर 4 लिखा हुआ है, 0 लिखा है, 5 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 5 लिखा है, या फिर कुछ डिज़ाइन बनी होगी ऐसी करके, तो डॉक्टर बोलेगा इस पर उंगली घुमाओ जहाँ पे लाइन बनी हुई है। ठीक है, वो होता है कलर विज़न। वो ब्लाइंडर टेस्ट होता है, या आप पहले टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक होता है नियर विज़न। नियर विज़न में क्या होता है, आपको एक चेयर पे बिठाया जाएगा
और आपसे बोला जाएगा, सामने एक बुक रखी होगी, बोले इसको पढ़ो। अब इसकी ट्रिक क्या है, हो सकता है आपको पास की दिक्कत हो। डॉक्टर क्या करते हैं, जनरली वो किसी और भी काम में व्यस्त होते हैं डॉक्टर, तो अपन जब बैठे होते हैं सामने दिखता है, आराम से पढ़ भी लेते हैं थोड़ा जोर मार के, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, लास्ट में से पढ़ना स्टार्ट करो। तो आपको 1-2 लाइन ऊपर से पढ़ के रखनी है, 1-2 लाइन नीचे से, ताकि वो सेंटेंस आपके समझ में आ जाए। फिर डिस्टेंस विजन चेक करते हैं, कलर टेस्ट चेक करेंगे। कलर टेस्ट कैसे चेक करेंगे आपके वो, कलर टेस्ट कैसे चेक करेंगे कि एक अंधेरे कमरे में बिठाया जाएगा आपको, और सामने कुछ दूरी पर डिम लाइट जलेगी, पीली, लाल, गुलाबी, हरी, ऐसी लाइटें जलेगी। आपको बताना है कौन सी लाइट जल रही है, ठीक है। वो यूँ देखेंगे, फिर वो यूँ चेक करेंगे, फिर दोनों आँखों से चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में होता है आई टेस्ट, ये मशीन से चेक करते हैं। फिर नाइट विज़न, मैंने आपको बता दिया, वो वाला भी नाइट विज़न ही होता है। नाइट विज़न का मतलब ये होता है आपको कम अंधेरे के अंदर अच्छा दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, डार्क रूम हो गया। उसके बाद में करते हैं किसकी बात अपन, बाइनोकुलर विज़न। बाइनोकुलर विज़न में क्या होता है, जैसे ये पेन है, अब ये किसी को 2 दिखाई देते हैं, किसी को जिसको बाइनोकुलर दिक्कत होती है उसको 2 दिखाई देते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये टेस्ट करते हैं। फिर फील्ड विज़न होते हैं कि अपन यहाँ सामने देख रहे हैं, पुतली को इधर घुमाया, कहाँ तक देख पा रहे हो, इधर कहाँ तक देख पा रहे हो, वो होता है फील्ड विज़न। ये नॉर्मली चेक नहीं करते हैं। मेसोपिक विज़न जो है मशीन से चेक करते हैं कि पुतली का आकार कितना सिकुड़ रहा है, ठीक है। एक होता है फंडस टेस्ट, जो ए कैटेगरी के बच्चे हैं उनका फंडस टेस्ट भी करते हैं। फंडस टेस्ट का मतलब है कि आपकी आँख जो है उसमें एक ड्रॉप डालेंगे और आपकी आँख में कोई लेंस या फिर कोई लेज़र तो नहीं हो रखा है, ये चेक करेंगे। आपकी जो ये ना पुतली बाहर आ जाएगी निकल के, ऐसे मतलब फूल जाएगी, सूज जाएगी, ठीक है। तो अगर ये टेस्ट करते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं, या तो ये लास्ट में करते हैं, सबसे लास्ट में, ताकि आप बहुत टाइम तक बैठ के रह सकें, क्योंकि वो दवाई डालते हैं और वो दवाई क्या होती है दोस्तों, उसके बाद में आपको धुंधला दिखाई देता है 1-2 घंटे तक। या तो सबसे एंड में चेक करेंगे, या फिर वो ये बोल देंगे कि आप नेक्स्ट डे आपका फंडस टेस्ट होगा। मेडिकल ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन हो, 1 से ज़्यादा दिन भी हो सकता है। वो ये बोलेंगे कि आप है ना कल किसी को साथ लेकर के आना और आपका फंडस टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में क्या है, आँख के टेस्ट हो गए। अब किसी को हाइड्रोसिल है तो बाहर कर देंगे क्या, नहीं करेंगे। या तो आपका ऑपरेशन हुआ हो और आप ठीक हो गए हो तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा। लेकिन प्रेजेंट में आपको हाइड्रोसिल है तो दोस्तों ऑपरेशन मत करवाना अभी, जैसे हो वैसे चले जाओ। वो आपको 21 दिन का टाइम दे देंगे। ऑपरेशन करवा के जाओगे तो कन्फर्म है कि 21 दिन का टाइम देंगे, कि जब ये आपके घाव भर जाए तब फिर आना, फिर चेक करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हाइड्रोसिल है तो ऑपरेशन का रिस्क मत लेना, सीधे चले जाओ, हो सकता है वो हाइड्रोसिल पकड़ में नहीं आए। रीमेडिकल देंगे आपको, 21 दिन बाद फिर से बुला लेंगे। पाइल्स भी अगर है तो 21 दिन का टाइम मिलेगा, नहीं है तो फिर आपको वो फिट कर देंगे। और ऑपरेशन हो रखा है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है तो वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है। पाइल्स का टेस्ट कैसे होता है, हाइड्रोसिल का टेस्ट कैसे होता है दोस्तों, आपको एक डार्क रूम में ले जाएंगे जहाँ बिल्कुल कम रोशनी होगी। हो सकता है 4-5 बच्चों का बैच बुला ले, एक साथ बुला ले, या अक्सर ऐसा होता है कि रूम में तो बच्चे होते हैं बहुत सारे, फिर एक पर्दे का छोटा सा रूम बना होता है जहाँ डॉक्टर बैठा होता है, वो समझा देता है पहले ही कि मैं सबको बुलाऊंगा एक एक करके। आपको कुछ नहीं करना, आना है, खड़े होना है और आपका जो भी अंडरगारमेंट्स है वो निकाल देने हैं। मैं जब बोलूँ तो पीछे घूम जाना है, नीचे झुकना है और खांसना है ज़ोर से, ठीक है। ये इतने समय, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आपका हाइड्रोसिल और पाइल्स का टेस्ट हो जाता है। इसमें कोई शर्माने की बात भी नहीं है, कोई झिझक की बात भी नहीं है। पेनिस का किसी प्रकार से कोई टेस्ट नहीं किया जाता है, केवल हाइड्रोसिल जो आपके वृषण अंडकोश है उनको देखा जाता है और आपके पाइल्स का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर वो एक्सरे करते हैं। नॉर्मली एक्सरे केवल चेस्ट का ही किया जाता है, ठीक है। एक होता है साउंड हियरिंग टेस्ट,
वो दूर से बोलता है और आपको सुनना होता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है आपको, और तो कुछ ऐसे डाउट्स थे नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, एक लेज़र के बारे में बहुत डाउट आ रहे थे बच्चों को कि सर लेज़र अलाउ है क्या। देखो वैसे लेज़र अलाउ नहीं है, लेकिन आप अगर A1 वाले हो तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ, कुछ जगह, वैसे लगभग सभी जगह जो B1 और B2 कैटेगरी है या B1 से नीचे वाली कैटेगरी है, उनमें लेसिक सर्जरी अलाउ है। लेकिन कंडीशन क्या है, सर्जरी 1 साल से पुरानी होनी चाहिए और जहाँ से आपने सर्जरी करवाई थी उस डॉक्टर का ये लिख कर के देना ज़रूरी है कि इस व्यक्ति ने मेरे यहाँ पर इतने समय पहले सर्जरी करवाई थी, ये ऑल रेस्पेक्ट में आज फिट है, इसे देखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। A1, A2, A3 किसी में भी सर्जरी अलाउ नहीं है, लेज़र वाली, लेसिक वाली। और अगर सर्जरी के बाद भी आपका क्रॉनिकल थिकनेस वो मशीन से चेक करते हैं 425 mm से ज़्यादा हुआ तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। वैसे ये 425 mm से ज़्यादा होता नहीं है किसी का, mm से ज़्यादा, ठीक है। तो यही था, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ भी डिस्कस करेंगे अपन मिल बांट के। जब मैं एग्ज़ाम पास किया है आपने तो मिल बांट के मेडिकल ही पास कर लेंगे, ठीक है। बस आपको मुस्कुराना है, टेंशन नहीं लेनी है, झिझक नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, घबराहट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रहना है, फिट रहना है, खाने पर ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, योग करो, प्राणायाम करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बोलने में दिक्कत आ रही है, वॉइस में भी दिक्कत है मेरे को, आज काफ़ी कुछ क्लासें ले चुका हूँ इसलिए मैं थक गया हूँ बिल्कुल, अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।